नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज ये मॉक टेस्ट की जो सीरीज अपनी स्टार्ट करी थी हमने, इसमें मॉक टेस्ट 16 नंबर का जो पेपर है, आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या है, देखिए। आपसे लिखा है, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा स्थान रैंक मिलता है। मतलब क्लास में राम और श्याम को फर्स्ट और सेकंड रैंक दोनों मिलता है। अब ये नहीं पता कि राम को फर्स्ट मिलता है या श्याम को फर्स्ट मिलता है, ये क्लियर नहीं, पर हाँ फर्स्ट और सेकंड पे राम श्याम रहते हैं, ये जानकारी हमारे पास है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को हमेशा दूसरी रैंक मिलती है। क्या इसकी पूरी जानकारी कथन में है, किसको पहली मिलती है किसको दूसरी मिलती है? नहीं है, तो ये पहला बच्चों गलत माना जाएगा। ठीक है। सेकंड, राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा नाखूनों के रूप में कठिन है। ऐसा कहीं क्लियर लिखा है क्या? प्रतिस्पर्धा कठिन है इनके बीच में नाखूनों के रूप में, तो ये बात भी क्लियर नहीं है। दोनों बातें फिलहाल गलत हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड जो है वो सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये सीरीज आज हम मॉक टेस्ट की 17 नंबर का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आरएस प्री के लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इसमें रीजनिंग वाले पोर्शन का सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या था, ये इसका मिरर इमेज बताना था। बच्चों, मिरर इमेज क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आप एस को देखो। एस जो है इसका फेस राइट हैंड की तरफ है, तो इसका फेस लेफ्ट हैंड की तरफ जाना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में एस जो है वो गलत है, वो एक बार हम काट देते हैं। यहाँ पर एस जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये नहीं हो सकता। एस नीचे की तरफ हो नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट हो चुके हैं अपने। ये तो आंसर हमारे जो हैं वो हो नहीं सकते। अब के इसके बाद में इसका मुंह जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो पलट के इसका मुंह राइट हैंड की तरफ जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिलहाल हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आपसे कह रहा है अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। आपने देखा भी होगा कि ऑफिस का जो टाइम होता है जाने का और आने का, उस टाइम पे ट्रैफिक का जो है दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की, क्या कार्रवाई होनी चाहिए यातायात व्यवस्था की, जिससे ये ट्रैफिक जाम जो है वो कम हो? उसके लिए कार्रवाई लिखी हुई है। पहला, निजी वाहनों के व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार हो। ये पहली कार्रवाई सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो, अगर आपको भीड़ कम करनी है तो निजी यातायात, जो लोग जो निजी यातायात हैं उनके कम करने के लिए गवर्नमेंट को मेट्रो ट्रेन या फिर आपके सिटी बस वगैरह ये थोड़ी ज़्यादा चलानी चाहिए, जिससे कि लोग बाग जो हैं वो निजी वाहन से बचें और उनको यातायात की सुविधा प्रॉपर तरीके से मिले, जिससे कोई कहीं भी है वो अपनी यात्रा कर सकता है और ट्रैफिक का दबाव भी इससे काफ़ी कम होगा। सेकंड, अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर भारी जुर्माना। भारी जुर्माना जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये कार्रवाई गलत है। फर्स्ट कार्रवाई, ओनली फर्स्ट कार्रवाई सही है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लेना। इसमें हमने फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए रखी हुई है। 17 नंबर का पेपर है। सबसे पहले ये पेपर जो है मॉर्निंग 9 बजे जो है वो खुलता है, उसमें आप पेपर दे सकते हैं। उसका रिजल्ट हैंड टू हैंड आपके मोबाइल पे आ जाएगा और उसके बाद आप आपका स्कोर क्या रह रहा है वो भी पता कर सकते हैं। और सॉल्यूशन जो है इवनिंग में 7 o'clock आप तक पहुंच जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, संक्रामक रोग, अभाज्यवन रोग और घेंगा और रिकेटस और चेचक। देखो, फैलने वाली बीमारी संक्रामक रोगों के अंदर आती है चेचक, और अभाज्यवन रोग मतलब नहीं फैलने वाली बीमारी है घेंगा और रिकेटस। यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो थर्ड का ऑप्शन डी सही आंसर है। बच्चों, बढ़ते हैं आगे। एक लड़का एक मंच पर प्रदर्शन कर रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक में से एक आदमी ने कहा। कहने वाली कौन है भाई? आदमी। आदमी कहने वाला है, कह रहा है कि इस लड़के के कि वह उस औरत के पति का बेटा है। वह उस औरत के पति का, ये लड़का जो है इस औरत के पति का बेटा है, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। जो मेरी पत्नी के ससुर की कौन है? ये बहू।
अब देखो आपकी पत्नी भी इसकी बहू है और ये औरत भी इसकी बहू है, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है मेरे कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो भाई भाई हैं, आपस में क्या है ये, भाई भाई। ठीक है। तो लड़का जो है वो आदमी का भतीजा लगेगा और आदमी जो है वो लड़के का चाचा लगेगा। आदमी के बारे में पूछ रहा है, आदमी लड़के का कौन है? अंकल, चाचा। चाचा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ब्लड रिलेशन का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था, इसका आंसर है चाचा। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं आगे। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान से गाड़ी चला रहा है जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम ग्रिड बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रिड बनाती हैं। और आगे के लिख रहा है कि सड़कें एक दूसरे के समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर दो सड़कें प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना शुरू करना है। ठीक है, पहले ग्रिड बना देता हूं मैं एक बार। इन सबके बीच की दूरी 1-1 किलोमीटर है, कहीं से भी देख लीजिए, सबकी दूरी जो है प्रॉपर 1-1 किलोमीटर की दूरी है। एक व्यक्ति कोई भी गाड़ी चला रहा है, 3 किलोमीटर उत्तर में जाता है। मैं गाड़ी यहाँ से चलाता हूँ। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर में ये तीन, एक दो और एक तीन। 3 किलोमीटर पश्चिम में ये तीन, और दक्षिण में 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि वापस उसी मार्ग में आना है। वापस उसी मार्ग के लिए ईस्ट पूरब में जाएगा ये टोटल 3, और नॉर्थ उत्तर में जाएगा 1। तो 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। वापस से गाड़ी चलाते हुए इसको जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पहुँचना है, और वापस उसी मार्ग पर इसको वापस नहीं जाना है। तो ये कितना चलेगा? सबसे पहले इधर चलेगा ईस्ट में 3 किलोमीटर, एंड देन नॉर्थ में जाएगा 1 किलोमीटर। यहाँ ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक है, ईंधन की कीमतें जो हैं भारत में बढ़ती जा रही हैं और आगे भी बढ़ सकती है, ऊपरी कोई सीमा नहीं है, ऐसे कह रहा है। अब आपसे पूछा है बच्चों, अनुमान क्या है इससे? केंद्र और राज्य सरकार को ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है, इसलिए क्या कीमतें बढ़ रही हैं? तो ये अनुमान जो है वो गलत है। क्यों अनुमान गलत है? देखो बच्चों, आप जानते हैं कि तेल की कीमतें, जो ईंधन की कीमतें जो बढ़ती हैं वो कच्चे तेल के दाम पे निर्भर करती है। कच्चे तेल के दाम में अगर गिरावट आई है तो इन ईंधन की कीमत जो है वो कमी आएगी, और दाम जो है कच्चे तेल का बढ़ जाता है तो कीमतों में भी उछाल आता है। तो फिलहाल यहाँ कच्चे कीमत की कोई बात नहीं है फर्स्ट वाले में, इसलिए पहला अनुमान तो जो है वो गलत होगा। ठीक है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है, नहीं, ये अनुमान भी गलत है। मैं बता रहा हूँ कच्चे तेल की कीमत पर ही ईंधन और पेट्रोल, ये डीजल जितने भी हैं, इनकी कीमतें डिपेंड करती हैं। तो सेकंड वाला भी जो है वो अनुमान गलत है, दोनों अनुमान गलत हैं। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये सीरीज है, क्या लिखा है देखो, B6 74, FT 64, HV 59, JX 54। इसको सॉल्व करना है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये +2 है, D आएगा, +2 +2 +2। ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो BP है ये। ओके, P है तो फिर एक काम करते हैं, P से अगर यहाँ देखते हैं T नहीं, पहले यहाँ ब्लैंक वाली जगह R, +2 से R आएगा, +2 से फिर T आएगा, +2 से फिर B आएगा, +2 से फिर X आएगा। ठीक है। अब यहाँ 74 से पहले यहाँ से अगर देखें तो ये -5 है, यहाँ से ये -5 है। 74 में -5 किया जाए तो 69 आएगा। तो कहना ये चाहता हूँ मैं, आंसर DR 69 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। 7 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनो। अगला एग्जाम्पल कह रहा है एक घन के 6 फलक काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद, नीला रंग इस प्रकार से रंगे हुए हैं कि काले के विपरीत लाल रंग रहे। ठीक है, एक काम करते हैं, क्यूब बना लेते हैं एक अपन, जिससे सारे रंग जो हैं ऐसे कैसे अपन रख सकें। तो क्यूब बना लेता हूँ, काले के सामने लाल रहे, और आगे आखिरी में लिखा है लाल रंग जो है वो सबसे नीचे रहेगा।
लाल रंग सबसे नीचे रहेगा तो काला रंग जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, और हरा रंग जो है लाल और काले के बीच में रहेगा। तो हरा रंग मैं पीछे की तरफ रख देता हूं, तो 3 सतह खाली बच रही हैं, 1, 2 और एक आगे 3। ठीक है, आगे लिखा है मेरे सामने कि नीला रंग सफेद के बगल में रहेगा, नीला जो है वो सफेद के बगल में रहेगा, और भूरा रंग नीले के बगल में रहेगा। तो ये 3 रंग एक साथ आएंगे जिसमें से ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 3 ही सतह खाली है मेरे सामने, 1, 2 और एक 3। इनको लाइन से रख दीजिए। सबसे पहले यहाँ भूरा रंग, यहाँ पर सफेद और यहाँ पर नीला। ठीक है, आपसे कह रहा है कौन सी बात सही है। काला रंग सबसे ऊपर है, बिल्कुल ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इसमें काला रंग जो है वो सबसे ऊपर है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 8 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं बच्चों 9 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य और ठीक से रहने के लिए हमेशा वातानुकूलित वातावरण में रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए बच्चों मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं कि कथन में जो भी लिखा है वो 100% आपको सही मानना है, चाहे वो गलत बात क्यों ना लिखी हो। चाहे ये गलत बात है, एयर कंडीशन में रहना स्वास्थ्य के लिए सही है, तो भी आपको इसको सही मानना है। ठीक है, तो कथन में जो बात लिखी है वो 100% सही मानी जाएगी। इस कथन को आपको ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो कमजोर करता है, कौन सा निष्कर्ष जो है वो मजबूत करता है, वो हमें पता करना है। पहला, फर्स्ट, एयर कंडीशन में लगे फिल्टर एलर्जी उत्पन्न करने वाले पराग कणों तथा अन्य बाह्य एलर्जी से सुरक्षा करता है। ये जो निष्कर्ष फर्स्ट है, ये कथन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, मजबूत कर रहा है कथन में जो बात लिखी है उसको। सेकंड, वातानुकूलित वातावरण में अधिक समय तक रहने पर प्राकृतिक तापमान के प्रति शरीर की सहन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। देखो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, पर नॉर्मल जीवन में बात सही है बच्चों। हम कथन की बात करते हैं। कथन निष्कर्ष में, स्टेटमेंट कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में जो बात लिखी है वो 100% हम सही मानते हैं। अगर उस बात को अगर आप देखें तो इस स्टेटमेंट को ये जो है वो कमजोर कर रहा है, ये जो सेकंड वाला कंक्लूजन है। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट को फर्स्ट वाला मजबूत करता है, सेकंड वाला कमजोर कर रहा है। पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कथन फर्स्ट जानकारी को कमजोर करता है, जबकि सेकंड जो है स्वाभाविक कथन है। गलत, ए ऑप्शन नहीं है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों जानकारी को कमजोर करते हैं, नहीं, दोनों कमजोर नहीं करते, सिर्फ एक कमजोर करता है। तीसरा, फर्स्ट जानकारी को मजबूत और सेकंड जो है उसको कमजोर कर रहा है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल जो है सी आंसर सही आंसर होना है 9 का। बढ़ते हैं 10 नंबर की एग्जाम्पल की तरफ। 10 नंबर जो है कोडिंग डिकोडिंग का, चाइनीज कोडिंग का एग्जाम्पल है। कॉमन देख के कोड निकालने पड़ेंगे आपको। कैसे, इस पे लाइन खींची, ये वाला खाली कर दिया, इसको लाइन खींची, ये वाला खाली कर दिया, इस पे लाइन खींची, ये वाला खाली कर दिया, इस पे लाइन खींची, ये वाला खाली कर दिया। आपसे जो कोड पूछा गया है, व्हाट यू लाइक का कोड पूछा है, क्या होने वाला है। तो ठीक है, सबसे पहले लू, फर्स्ट में लू दिख रहा है, फोर्थ में लू दिख रहा है। लू के सामने अगर आप देख रहे हो तो वाच कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद में सेकंड और थर्ड में नील कॉमन दिख रहा है। नील के सामने अगर देख रहे हो तो आपको यू कॉमन दिख रहा है, तो यू का जो कोड है वो नील आ गया। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो रा कॉमन दिख रहा है। रा के सामने अगर आप देख रहे हो तो इट कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो वाट का जो कोड बचा है वो डे बचा है, और साथ के साथ में आपसे लाइक का कोड पूछ रहा है। लाइक के सामने जो खाली बचा है वो पाम बचा है। ये तीनों जिस ऑप्शन में होंगे वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ये हो सकता है आगे पीछे हों, पर होने चाहिए ये तीनों। और ये तीनों अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे कौन से ऑप्शन पे दिखाई दे रहे हैं कि सर डी ऑप्शन पे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो ये बच्चों रीजनिंग वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैथ वाले पोर्शन के लिए मनीष गुप्ता सर आपके सामने आएंगे। ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 17 के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखेंगे, और जैसे जैसे पेपर आपका बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल भी क्या है, अपने आप बढ़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को और समझते हैं क्या क्या अप्रोच होना चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपका। ये टेस्ट नंबर अपना कौन सा है, 17 है। चलिए बढ़ते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन, मैथ का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो कह रहा है एक शतरंज बोर्ड में ए से एच और 1 से 8 तक अंकित पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम की बात कर रहा है। जैसे ये वाली चीजें हो गई ना, ये और ये, इनकी बात कर रहा है, रो और कॉलम की बात कर रहा है। आपसे क्या कह रहा है कि एक शतरंज का बोर्ड है जिसमें ए से एच तक और 1 से 8 तक अंकित पंक्तियां और स्तंभ है, रो और कॉलम है। अमन के पास एक घोड़ा है और एक क्या है, किश्ती है। ठीक है, एक घोड़ा है और एक क्या है, किश्ती है, जिसे उसे बोर्ड पर इस तरह से रखना है कि दोनों मोहरे एक ही पंक्ति या स्तंभ में ना हो। कहने का मतलब कि जिस पंक्ति में घोड़ा हो, या ऐसा कहो कि जिस रो और कॉलम में घोड़ा हो उस रो और कॉलम में किश्ती ना हो, या जिस रो और कॉलम में किश्ती हो उस रो और कॉलम में घोड़ा ना हो। ठीक है, तो वह दोनों मोहरों को कितने तरीके से रख सकता है ये आपको बताना है। समझना, सबसे पहले ए से एच तक टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले रो और कॉलम बना के पूरा ढंग से ही समझाता हूँ, समझना। मैं बात करूं तो एक तरफ तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्वेश्चन आसान है, बस लॉजिक समझना। और एक तरफ क्या अंकित है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक। अब मैं रो और कॉलम बना लेता हूं, मैं रो और कॉलम क्या करता हूं, बना लेता हूं, ध्यान देना। मैं रो और कॉलम को क्या करता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं। तब आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ इस साइड से भी ले लिया मैंने, बस एक बार लॉजिक समझ गए, काम खत्म, ज़्यादा इसमें झंझट है नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, रो और कॉलम मिलाकर टोटल कितने होंगे? तो सर 8 हिट साइड, 8 हिट साइड, तो टोटल मेरे पास जो होंगे वो कितने होंगे, 64 होंगे। यहाँ टोटल 64 हमारे पास क्या है, रो और कॉलम मिला के है, नहीं, हर एक जगह को देखें तो यहाँ टोटल 64 स्पेस हमारे पास है। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे घोड़े और किश्ती को रखना है। मान लो कहीं पे भी मैं घोड़े के रख दूं, मान लो यहाँ पे मैंने घोड़े को रख दिया, यहाँ पे मैंने घोड़े को रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा कि जहां पे आपने घोड़े को रखा उस रो में और उस कॉलम में, उस रो में और उस कॉलम में आपको किश्ती को नहीं रखना है। कहने का मतलब घोड़े को रखने के लिए मेरे पास टोटल कितने जगह हैं, 14 जगह हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि 64 जगह में से किसी एक जगह में एक घोड़े को रख दूं, कहीं पे भी रख दो। ये टोटल 64 जगह है, इस 64 में से कहीं भी एक जगह तुमने घोड़े को रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा कि जिस रो पंक्ति में तुमने, जिस रो और कॉलम में तुमने घोड़े को रखा उसमें आपको किश्ती को नहीं रखना है। मतलब इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में किश्ती नहीं आएगा। तो मतलब अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में किश्ती नहीं आएगा तो बाकी जो जगह बचा है वहीं तो किश्ती को रख सकते हो। तो सबसे पहले ये देखो कि टोटल 64 स्पेस थे। ठीक है, 64 में से इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में घोड़ा नहीं आएगा, तो बताओ कितने स्पेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 64 में से 15 ऐसे जगह है जहां पे किश्ती नहीं आ सकता। 64 में से 15 घटा दो, आपने क्या कहा, 49। कहने का मतलब, मैं इसको कलर कर दे रहा हूं, ध्यान देना कि इस वाले में और इस वाले में घोड़ा नहीं आए, सॉरी किश्ती नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले में मैंने घोड़े को रख दिया है। ठीक है, तो आपने अब क्या कहा कि सर 49 जगह है और 49 में से किसी भी एक जगह मैं किश्ती को रख दूं। ठीक है, तो आपने कहा कि सर 64 में से किसी एक जगह मैंने घोड़े को रख दिया, बचा मेरे पास 49 स्पेस, उसमें से किसी एक जगह मैंने किश्ती को रख दिया। इतने ही तरीके से तो आप कर सकते हो अरेंज। अब इसको सरल कर लो, 64C1 क्या होता है, 64, और 49C1 क्या होगा, 49। अब इनको गुना कर लो। देखो गुना करने का तरीका क्या, इसको 50 माइनस 1 लिख सकते हो, 49 को 50 माइनस 1, 64 का 50 गुना, मतलब आपने क्या कहा, आधा करना है, 3200, और 3200 में से आपको 64 घटा देना है। घटा दो, तो आपने कहा सर ये 6, ये 3, ये 1 और ये 3, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3136। 3136 इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर 3136 जगह है जहां पे हम इस जिस इतने तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बातें, आसान था, बस चीजों को समझना था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12।
क्या कह रहा है, यदि एक बार में 3 सिक्के को उछाला जाए। सबसे पहले एक बात बताओ, कितने कॉइन की बात कर रहा है, तो 3 कॉइन की बात कर रहा है। 3 कॉइन से रिलेटेड सारी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो आपने कहे सिक्के के 2 फेस होते हैं, और कितने सिक्के की बात कर रहा है, 3, तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, ठीक है। अब मैं बोलूं कि हमसे क्या कहा जा रहा है, देखना हमसे क्या कहा जा रहा है, तो कम से कम एक सिर आने की संभावना, एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या संभावना है। मतलब 1 हेड आएगा तब भी चलेगा, 2 हेड वाले उनको भी काउंट कर लेंगे, और तीनों के तीनों हेड हो उनको भी काउंट कर लेंगे। तो काउंट किसको नहीं करेंगे, ऐसे केस को जहां पे तीनों जगह टेल आ जाए, वो वाला केस काउंट नहीं होगा। मैं पूरा केस बना ही देता हूं। देखो क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों पे हेड आ जाएगा, बोलोगे हाँ, या तो हेड दोनों पे टेल आ गया, या फिर क्या होगा, हेड हेड टेल हो जाएगा, या फिर क्या होगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, या ऐसा होगा तीनों ही सिक्के पे टेल आ जाए, या ऐसा होगा कि यहां 2 जगह हेड आ जाए, या ऐसा होगा यहां हेड यहां टेल, और या ऐसा होगा यहां टेल और यहां हेड। टोटल यही तो 8 केस बन रहे हैं। और मुझे क्या बताना है कि कम से कम 1 हेड आने की संभावना, मतलब 1 हेड वाले काउंट कर लो, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 3 हेड भी काउंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 1 कह रहा है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। एकलौता ये केस है जो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक भी हेड नहीं आ रहा है। तो आपने कहा कि फेवरेबल आउटकम कितना है सर, 7 है। मुझसे इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो सिंपल सा तरीका है, एनएस कितना है 8 और एनई कितना है 7, 7/8 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 7/8। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पढ़ लो पहले डायरेक्शन। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा विच कंपनी हैज हाईएस्ट टोटल सेल वैल्यू ओवर द 3 ईयर। 3 साल में सबसे ज्यादा सेल वैल्यू किसका है, ये बताना है। सबसे ज्यादा सेल क्या है, ये बताना है। साथ साथ में और क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट कंबाइंड सेल एंड द लोएस्ट कंबाइंड सेल रजिस्टर्ड बाय एनी कंपनी फ्रॉम 99 टू 2001। आपको 2 चीजें बतानी, एक तो ये बताना है कि सबसे ज्यादा तीनों वर्ष मिलाकर सेल कौन से ईयर किसका हुआ, ठीक है। दूसरा ये बताना है कि सबसे ज्यादा सेल और सबसे कम सेल वाले का डिफरेंस क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो टोटल कर लो। मैं यहीं पे टोटल करता चला जाता हूं, जरा ध्यान देना। अगर मैं इस वाले कंपनी की बात करूं तो टोटल सेल कितना होगा, तो जोड़ लो, 30 और 40 70, 70 और 30 कितना 100, और ये 2 ये 3 और ये 5, टोटल कितना 110, हाँ या ना। इनका टोटल करो आप, तो मुझे बताओ, ये 61 है और ये 29 है, ये कितना हो गया 90, और 90 में 52 जोड़ोगे तो आपने कहा सर 142 टोटल सेल हो गया। इनका टोटल करो, 54 और 36, ये कितना होगा 90, और 90 में 25 जोड़ोगे तो क्या कहोगे सर 115 इसका सेल। और इनका टोटल सेल करो, ये 52 है और ये 38 है, तो आपने कहा सर ये 90 हो जाएगा और 19 जोड़ दोगे तो 109 हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने कहा ACG का टोटल सेल 110 है, TYD का 142 है, POD का 115 है और BKN का 109 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि सबसे ज्यादा तीनों साल में किसका टोटल सेल है, तो आपने कहा सर TYD का, बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर TYD का, तो बाकी ऑप्शन तो काट दो, बाकी ऑप्शन तो क्या करो काट दो, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि TYD का सबसे ज्यादा सेल है। दूसरा क्या पूछा, जो हाईएस्ट सेल है और जो लोएस्ट सेल है, तो हाईएस्ट ये है, लोएस्ट ये है, इनका डिफरेंस। तो बताओ, इनको घटाओगे तो 33 दिख रहा है। चूंकि ये डेटा लाख में है, देखो चूंकि ये डेटा किस में है, लाख में है, लिखा है ना इन लाख, तो आपको इसको लाख में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कहा क्या कि हमारा आंसर क्या होगा, TYD और 33 लाख। ये डेटा क्या हो गया, गलत। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, TYD और 33 लाख। क्लियर है ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों का आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने का तरीका कितनी बार समझा चुका हूं, चलिए देखिए। ये तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हाँ या ना, कि 6 8 5 7 4, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ये तो आपका f है।
क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, आधा करोगे, तो दोनों को जोड़ा 22, 22 का आधा 11, दोनों को जोड़ा कितना 26, 26 का आधा 13। अब दो दो के डिफरेंस पे चल रहा है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद क्या 19। अब क्या करना होता है, f इंटू एक्स करना होता है, गुना करो। 11 में 6 का गुना 66, 13 में 8 का गुना कितना सर 104, यहाँ 15 में 5 का गुना कितना सर 75, 17 में 7 का गुना कितना सर 119, और 19 में 4 का गुना कितना 76। अब इसके बाद की कहानी क्या है, तो सर मीन निकालने का सिंपल सा तरीका है। वो क्या तरीका है कि जितने भी एफ एक्स है उनको जोड़ लो, और जितना भी एफ है उनको जोड़ लो और डिवाइड कर दो, यही तो करना है। तो इन सबको जोड़ो, जोड़ते बताओ 6 4 10, 10 और ये 9 कितना होगा, तो आपने कहा 10 और 9 19, और ये 11, 19 और 11 कितना 30, 30 का 0 और हासिल कितना आया 3। बताओ 7 3 10, 10 और 6 कितना 16, 16 1 17, 17 और 7 कितना 24, हासिल कितना 2, 1 1 2 और 1, 2 और 2 4, तो सिग्मा एफ एक्स 440। इनका टोटल कर लो, तो बताओ 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 11 कितना सर 30, 30 का भाग लगा दो। सर 0 से 0 कटेगा, 3 से काटा एक बार, फिर मैंने काटा 3 चौका 12, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, 6 6 6 बढ़ता चला जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा 14.66, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सी, 14.67 लगभग। ये अपना क्या होगा, इस क्वेश्चन का माध्य होगा। ठीक है, इजी था, कैलकुलेशन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड है जो 420 मीटर लंबा और 84 मीटर क्या है चौड़ा है। यह अपने चारों ओर अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां से घिरा हुआ है। पूरे भूखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। एक्स है जो कि किसमें, हेक्टेयर में, तो एक्स का मान क्या होगा हेक्टेयर में बताना है। सबसे पहले बताओ, क्लास में ये पढ़ा रखा है ना कि 1 हेक्टेयर में 10 का पावर 4 क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। हेक्टेयर किसका इकाई होता है, तो एरिया का इकाई होता है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो कह रहा है कि ये 420 का है और ये कितने का है सर 84 का है, यही तो कहा। ये भी 420 का होगा, बोलोगे हाँ, और ये भी 84 का होगा क्योंकि आयताकार है। हर तरफ अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां बनाई गई। जैसे ये अर्धवृत्त बना दिया, यहां भी अर्धवृत्त बना दिया, यहां भी अर्धवृत्त बना दिया, और यहां भी अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, मुझे कह रहा है इस कंप्लीट का मुझे क्या बताना है, एरिया। मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, कंप्लीट का एरिया बताना है तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि सर इस वाले का एरिया निकाल लें, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, और सबको जोड़ दें तो कंप्लीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है सर, यही करना है। तो चलिए एरिया निकालते हैं। सबसे पहले इस आयत का, आयत का क्या होगा, तो आपने कहा सर लंबाई गुना चौड़ाई 420 गुना 84 प्लस। अब यहां गौर करो एक चीज, आप मुझे एक चीज बताओ, ये अर्धवृत्त है जिसका व्यास कितना है 420, ये भी अर्धवृत्त है जिसका व्यास क्या है 420। क्या ये सेम सेम सा अर्धवृत्त दिख रहा है, हाँ या ना। तो मतलब अगर मैं एक अर्धवृत्त का, सुनना मेरी बात, एक अर्धवृत्त का एरिया निकालकर 2 गुना कर दूं तो क्या इन दोनों का एरिया आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अर्धवृत्त का एरिया आप जानते हो पाई आर स्क्वायर बटा 2, अगर 2 गुना कर दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के लिए मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुना आर की बात करें तो ये टोटल 420 है, मतलब व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगा 420 का आधा, कहने का मतलब 210, तो 210 गुना 210, हाँ या ना, बोलोगे हाँ। क्लियर है ये बातें। प्लस इसका एरिया हमने निकाल लिया। क्या सेम सेम ये भी दिख रहा है, इसका भी व्यास 84, इसका भी व्यास 84। अगर मैं पाई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू 2 करूं तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपने कहा जी सर ये 22/7, और यहां आर की बात करें तो बताओ व्यास कितना है 84, तो त्रिज्या क्या होगा आधा 42, तो 42 गुना क्या करोगे 42। अब इन सबको गुना भाग करना ही पड़ेगा, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं। चलिए करते हैं।
7 से इस वैल्यू को कितनी बार काटा? 30 बार। 7 से इस वैल्यू को कितनी बार काटा? 6 बार। अब गुना भाग करना होगा, मैं भी करता हूं, आप भी करो। 42 गुना 84 करना है। देखो 84 में 42 का गुना करना है, कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 चौका 16 और 32 और ये कितना? 33। इनको जोड़ा 8, ये 12, ये कितना? 5 और ये कितना? 3। तो इनको जब मैंने गुना किया तो 35, 28 और इस पे एक जीरो आ गया। ठीक है, अब यहां गुना करने का तरीका देखो सर, 2 जीरो तो आएगा ही आएगा जो भी वैल्यू होगा, हाँ या ना। अब कहा बताओ 21 में 3 का गुना क्या होता है? 66, और 66 में 22 का गुना कर दो, बोलो हाँ या ना। सॉरी, 21 में 3 का गुना 63 होगा, 21 में 3 का गुना क्या होगा सर? 63 होगा, और 63 में 22 का गुना कर दो। चलो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बताओ कितना आया? 1386। तो आपने कहा सर 1386 तो होगा होगा, साथ में 2 जीरो होगा, प्लस यहां क्या करना है? तो 22 गुना 6, 22 गुना 6 132 होता है, और 132 में 42 का गुना करना है। चलिए कर लेते हैं, बताओ। ये 2 दूनी 4, ये 6, ये 2, ये 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12, 4 और 1 कितना? 5। तो ये वैल्यू कितना बनेगा? 4, 4, 5, 5। तो आपने कहा सर ये वैल्यू क्या है? 55, 44। क्लियर है? अब इन सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ लीजिए। मुझे एक बात बताओ, क्यों ना काम करे, डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ लेते हैं। इनको यहां से हटाओ, यहां मैं नीचे क्या रख दूं? तो आपने कहा सर 35, 28 और इस पे एक जीरो, और यहां मैं क्या रख दूं? तो सर 55, 44। क्या रखूं सर? 55, 44। इन सबको आप क्या करें? जोड़ ले। ये 4, ये 12, ये बताओ 7, 5, 12 और एक कितना? 13। ठीक है, यहां मैंने कहा 10 और 8 18 और एक कितना? 19, 6 और एक 7 और ये 1। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये जो वैल्यू आया ये मीटर स्क्वायर में आया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 420 मीटर और 84 मीटर है। ये वैल्यू तो मीटर स्क्वायर में आया, हमें हेक्टेयर में बताना है। तो मैंने कहा 1 हेक्टेयर में अगर 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो आप कहोगे 1/10 का पावर 4 हेक्टेयर, हाँ या ना? मतलब मीटर स्क्वायर के जगह, इस मीटर स्क्वायर के जगह करना क्या है? 10 का पावर 4 से भाग लगा देना है। 10 का पावर 4 से क्या करना है सर? भाग लगा देना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, 10 का पावर 4 का मतलब 1 पर कितने जीरो? 4 जीरो। 4 अंक बाद दशमलव बैठा दोगे, हाँ या ना? तो आपने कहा 17.9324। इतना हेक्टेयर क्या होगा इस पूरे का एरिया, जो कि लगभग 17 दशमलव क्या ले लोगे? 9 ले लोगे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो इतना गुना भाग तो आपको करना ही पड़ता। ठीक है, तो ये अपना इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स और वाई सीधे अनुपात में है, मतलब एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वाई। अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना है, समानुपात या अनुपात का चिन्ह हटाना है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू के ले लो। मतलब क्या है? x बराबर के वाई, ये चीज हमें दिया हुआ है। अब बताओ y का मान कितना रखना है? तो सर y का मान रखना है 92.5, और x का मान कितना रखना है? सर 37 रखना है। तो यहां से k का मान क्या होगा? तो आपने कहा सर 37/92.5। अब ये 37 का 2.5 गुना है, ये 37 का कितना गुना है? 2.5 गुना है, दिख रहा है ना? 37 दूना 74, सॉरी 37 का 2 गुना कर दो तो आपने कहा 74, और 37 का आधा कितना होता है? 16.5। जोड़ लो कितना आएगा? 92.5। अब k का वैल्यू 1/2.5 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है? अगर x का वैल्यू 16 लो, आपसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन तो आपको दिया ही हुआ है। कह रहा है अगर x का वैल्यू 16 लो तो y का मान क्या होगा? तो आपने कहा सर k का मान तो 1/2.5 था, और y का मान हमें निकालना है। तो y का मान क्या होगा? तो 16 गुना 2.5। अब देखो डायरेक्ट गुना करो, 16 दूना 32 तो ये होगा ही होगा, और 16 का आधा कितना? 8। 32 और 8 कितना? 40। अब y का मान क्या हो जाएगा? 40। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का है। क्या कह रहा है? 3500 रुपए की राशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर क्या दिया गया? उधार दिया गया। पहले वाले भाग पे रेट कितने का लगता है? 7 का।
दूसरे वाले भाग पर रेट कितने का लगता है सर 5 का। ऐसे वाले क्वेश्चन देखते ही लगा दो मिश्रण। अगर मुझे कंप्लीट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो मुझे किसका रेशियो पता चल जाएगा, तो मूलधन का रेशियो पता चल जाए, किस अनुपात में राशि को बांटा है उसका रेशियो पता चल जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो कुल ब्याज कितना है सर 1 साल का 2100, तो मैंने कहा रेट क्या होगा, तो सर कुल ब्याज 210 है, 2100 नहीं 210 है, गुना क्या करोगे 100, मूलधन कितना है सर 3500 और समय कितने वर्षों का है 1 का। सर ये 2020 कट जाएगा और ये 35 का कितना गुना दिख रहा है 6 गुना। तो मैंने कहा सर ओवरऑल रेट कितने परसेंट का है 6% का, तो यहाँ 6% रख दिया। अब सरल करो, 7 में से 6 घटाओगे 1 और 6 में से 5 घटाओगे 1, परसेंट से परसेंट कैंसिल, मतलब दोनों राशि को कितने के अनुपात में बांटेगा, सॉरी पूरी राशि को कितने के अनुपात में बांटेगा 1:1 में। टोटल यहां वैल्यू कितना है सर 2, क्वेश्चन में टोटल मूलधन कितना है 3500, कितना गुना, तो 1750 गुना। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है 7% के दर पर उधार ली गई राशि, तो 7% के दर पर कितने के अनुपात में 1 के अनुपात में, तो 1 गुना 1750, आंसर कितना 1750। वैसे भी बराबर बराबर बट गया तो दोनों क्या होगा 1750 और 1750। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आसान था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब देखो यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका भी समझाऊंगा, समझना कैसे करता है इस क्वेश्चन को। कह रहा यदि दो प्रकार के दाल x और y की कीमत है 100 और 150, एक x प्रकार का दाल है एक y प्रकार का दाल है, इसकी कीमत 100 रुपये पर केजी है और इसकी कीमत 150 रुपये पर केजी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उन्हें 7:20 के अनुपात में मिलाया गया, उनको जो मिक्स किया गया, मिक्स जो किया गया उनका जो रेशियो है वह रेशियो कितना दिया है सर 7:20 दिया है, ये दिया हुआ है 7:20। नहीं, अगर ये वैल्यू पता होता इसमें से इसको घटा करिए इसमें से इसको घटा करिए रेशियो निकालते तो 7:20 आता है, ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है दालों के इस मिश्रण की कीमत क्या होगी, मतलब ये कंप्लीट वाला वैल्यू जो कंप्लीट है ना दोनों मिलाकर, यह क्या वैल्यू होगा, निकटतम रुपए तक सही है, मतलब दशमलव में कहां तक सही है ये आपको बताना है। अब ये वाला वैल्यू निकालते कैसे मिश्रण के अंदर, इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इस साइड वाले को इस साइड से गुना कर दो और इस साइड वाले को इस साइड से गुना कर दो, जोड़ दो। 150 में 20 का गुना करेंगे तो आपने कहा सर 3000, प्लस 100 में 7 का गुना करेंगे आपने कहा सर 700, और इनको बांटता कैसे होता है, तो इन्हीं रेशियो में 20 और 7 कितना 27, ये इसका वैल्यू निकल कर आ रहा है। तो बताओ यह वैल्यू कितना हुआ 3700, और 3700 में किसका भाग लगाना 27 का, देखो आराम से लग जाएगा, 27 एकम 27, 37 में 27 का भाग लगाओगे एक बार में कितना बचा 10, और यहाँ कितना 0 100, फिर 27 दिया कितना होता है 81, कितना बचा 27 या कितना 81, कितना बचा 19 और 1 0, तो 190। अब 190 में 27 का भाग लगाना है, तो 27 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, मतलब कितनी बार में लग जाएगा 7 बार में। इसके बाद और पॉइंटों में जाएगा, मुझे लगभग बताना था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 137। तो ये कंप्लीट जो मिश्रण का कीमत होगा वह कितना होगा 137 रुपये पर केजी लगभग। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद डेसिमल में और वैल्यू जाएगा, तो यहां तक इसका मान होगा। क्लियर है, तो सही उत्तर क्या है 137। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना। आपसे कह रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% क्या है पुरुष है, मेल की बात करें तो सर ये 55% है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट कितना है 100 है। ठीक है, इसमें से 55% क्या है पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर 45 होंगी, हाँ या ना। 100 का 55% पुरुष, तो महिला 100 की कितनी 45% हो जाएंगी, बची हुई महिला होंगी। तो आपने कहा सर 55 पुरुष है 45 क्या है महिला है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि 40% पुरुष निरक्षर है, मतलब 40% पुरुष क्या है इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, और कह रहा है 40% महिलाएं क्या है साक्षर है, मतलब लिटरेट है। अब देखना एक एक करके,
दो चीजें कह रहा है इनके बारे में, एक तो इलिटरेट की बात कर रहा है और एक लिटरेट की बात कर रहा है, एक पढ़े लिखे की बात कर रहा है और एक पढ़े लिखे नहीं उनकी बात कर रहा है। यहां पे भी दो चीजों की बात कर रहा है, एक पढ़ी लिखी नहीं है और एक पढ़ी लिखी है। अब क्या क्या है, तो 40% पुरुष क्या है, निरक्षर है, मतलब इलिटरेट है, इसका वैल्यू है। तो मुझे एक चीज बताओ, 40% क्या होता है, आप सबको पता है सर 2/5 होता है, हाँ या ना। तो मुझे बताओ 55 का 2/5, 55 का 2/5 ही तो निकालना है, तो 55 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 22। 55 में से 22 पुरुष क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। तो कितने पुरुष पढ़े लिखे होंगे, तो आप कहोगे सर 33, क्योंकि 55 में से 22 पढ़े लिखे नहीं है तो 33 पढ़े लिखे होंगे। फिर क्या कहा, 40% महिलाएं साक्षर, इस 40% का मान भी 2/5 होता है। अब किसका, तो 45 का 2/5, बताओ 5 से ये 9 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, तो 18 महिलाएं क्या हैं, पढ़ी लिखी है। तो कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसमें से घटा दोगे, बताओ कितना लिख दे, 27 लिख दे, हाँ या ना। 27 और 18 कितना हो जाएगा, 45। क्लियर है ये बात है, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 55 में से 22 पुरुष पढ़े लिखे नहीं है, 33 पुरुष पढ़े लिखे हैं। 45 में से 27 महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है और 18 महिलाएं पढ़ी लिखी है। आगे क्या कहा, तो निरक्षर महिला, मतलब इलिटरेट की बात कर रहा है, निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इलिटरेट की बात कर रहा है, तो मुझे बताओ निरक्षर महिला कितनी है, 27, निरक्षर पुरुष कितने हैं, 22। तो यह इससे कितना ज्यादा है, तो आपने कहा सर 5 ज्यादा है। नहीं, 27 22 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे कह रहा है, 22 से, तो नीचे क्या लिखोगे 22, और परसेंट कह रहा है तो यहां किसका गुना, 100 का। 2 से सर 11 बार, 2 से सर 50 बार, 50 में 5 का गुना कितना, 250, 250/11%। अगर इसमें नहीं है तो इसको तोड़ेंगे, बताओ 11 दूनी 22, कितना बचेगा 30, फिर 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8, फिर 11 सते 77, इसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। तो 22.7% इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्लियर है, बस थोड़ा सा ये चीज आपको समझना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे क्वेश्चंस भी खूब कराए हैं और इसका शॉर्टकट बताया, और शॉर्टकट से ही पेपर में करना होता है। क्या कह रहा है, जोसेफ ने अपनी 15 वर्ष और 16 वर्ष की दो बेटियों के नाम पे बैंक में टोटल कितना जमा कराया है, तो 52,500 जमा कराया। इस तरीके से जमा कराया है कि जब इन दोनों की आयु 18 वर्ष होगी ना, तो उन्हें बराबर राशि मिलेगा। बराबर राशि का मतलब दोनों को मिश्रधन क्या मिलेगा, समान, हाँ या ना। अगर इसको 10,000 मिला तो इसको भी 10,000, इसको 25,000 तो इसको भी 25,000, इसको 60,000 तो इसको भी 60,000। और जब मिश्रधन समान होता है तो रेशियो निकालने का तरीका आपको बताया था, P1 और P2। अब P1 किसको ले लो, तो 15 वर्ष वाली को P1 ले लो, यहां 15 लगा देता हूं, और ये 16 वर्ष वाली को ले लो। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, इनके लिए सिंपल क्या करना होता है, रेट को देखना होता है। रेट कितना है, 10%। 10% का मतलब सर 1/10। इसको और सरल कर लेते हैं, 11/10, नहीं 10 का मूलधन, 1 का ब्याज, तो 11/10, 11 मिश्रधन और 10 का मूलधन, हाँ या ना। मैंने कहा इसको ऐसे नहीं लेते, इसको उल्टा करके लेते हैं। उल्टा करके यहां लिख दो 10/11, और यहां भी उल्टा करके लिख दो 10/11। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, यह 15 साल की है, 18 वर्ष की उम्र में इसको पैसा मिलेगा तो कितने साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद। मतलब इसको 3 साल का ब्याज मिला, तो 15 साल वाली के लिए 3 साल का ब्याज, तो इसके ऊपर पावर 3। यह 16 साल की है, इसको भी 18 वर्ष की उम्र में पैसा मिलेगा, तो कितने वर्ष बाद मिलेगा, 2 वर्ष बाद, तो 16 साल वाली को 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यही वैल्यू 3 बार गुना करना है, यही सेम वैल्यू 2 बार गुना करना है, तो 2 बार से 2 बार 10/11 कट जाएगा, तो यहां 10/11 बच जाएगा, और यहां सिंपल क्या बच जाएगा, 1। इनको सरल करोगे तो ये क्या बनेगा, 10:11। मतलब 15 साल वाली बेटी को 10 के अनुपात में पैसा मिलेगा, और 16 साल वाली बेटी को 11 के अनुपात में। इनका टोटल कितना होता है सर, 21 होता है। बोलोगे हाँ। मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में टोटल मूलधन कितना था, तो सर 52,500, सर 52,500। मुझे बताओ 21 से काट दो, 21 दूना 42, हाँ या ना।
52 में भाग लगाओ, 21 दूना 42, 10 बचेगा और 5, 105, 21 पंचे 105 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। कितनी बार में 21 से यह वैल्यू कटेगा? 2500 बार में। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी कौन होगी जिसकी उम्र कम होगी, मतलब 15 साल वाली, और 15 साल वाली के लिए मूलधन का रेशियो क्या है? तो सर 10 है, और मूलधन का वहां रेशियो मैंने क्या निकाला था? 2500। तो 10 गुना 2500, आंसर क्या हो जाएगा सर? 25,000। इस 52,500 में से 25,000 15 साल वाली बेटी को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है अपना करेक्ट आंसर। हमसे बोलता कि 16 साल वाली बेटी को कितना मिलेगा, तो 11 गुना 2500 करते, वही अपना क्या होता? आंसर। तो ये हमारा क्या था? आज के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। टेस्ट नंबर 17 इसका सॉल्यूशन था। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन था, आपको करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पेपर में कैलकुलेशन ना मिलेगा। बस घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।